साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ में और आपको बता दें एक बार फिर से हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जन्मे वरिष्ठ आईएएस, पूर्व सचिव भारत सरकार, सचिव एमएसएमई, एमएससी, पीएचडी, डीएलएड। एक बार फिर से हम पिछले समय में हमने जाना कि आप राजनीति में इतना स्लो कैसे। चूंकि पिछले समय में डॉक्टर चंद्रपाल साहब जिस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श समाज पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन 19 के बाद में वो स्लो हो गए। क्या कारण रहा, जिसमें हमने पिछले खंड में जाना, लेकिन उसके कारण रह गए थे। आज फिर उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो एक बार फिर से हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रपाल साहब। तो एक बार फिर से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर सर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाइयों और बहनों। ये प्रश्न बार बार जनता भी पूछ रही है कि हम स्लो हो गए। हमने कहा कि हम स्लो नहीं हो गए, हमारी जिस तरह की स्पीड थी वो वही स्पीड है। यद्यपि हमको असफलता मिली है, उसका कारण बताएंगे क्यों असफल रहे और क्यों हमें स्लो होना दिखाई दे रहा है जनता को, हम स्लो हैं जी। उसमें एक है, जिस तरह से कहानी आपने सुनी होगी कछुआ एंड खरगोश की जी। खरगोश जो है उसमें होड़ हुई कि कौन पहुंचेगा, तो पता लगा कि खरगोश तो उछलता कूदता जल्दी पहुंच सकता था और खरगोश स्लो था। तो हम ऐसे ही समझ लो भाई, जो आगे चलने वाले हैं वो खरगोश हैं, वो आगे निकल गए। हम जो है कछुआ की चाल चल रहे हैं। तो कछुआ की चाल वाला ही बाद में अंततः विजयी हुआ था। और मुझे विश्वास है कि मैं भी उसी तरह से उसी ऊंचाई पे पॉलिटिक्स में पहुंचूंगा, जैसे आज बहुत से लोगों को देख के कहते हैं कि वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। और मैं बड़ा अंतःकरण को देखता हूँ, सर्च करता हूँ, तो महसूस होता है कि मैंने जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए पार्टी बनाई थी, क्योंकि उस समय मुझे जब रिटायर हुआ था 2008 में, तब माननीय मनमोहन सिंह साहब ने बुला के कहा था, मैं कनाडा से लौट के आया था, कि चंद्रपाल जी आप कोई भी पोस्ट ले लो आफ्टर रिटायरमेंट। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा, मैंने सर पोस्ट तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 2 साल लेक्चरर रहा हूँ, 3 साल आईपीएस रहा हूँ, 36 साल जो हो रही है। अब मैं समाज सेवा उसके साथ करता रहता था, अब छोड़ कर के समाज सेवा करूँगा, इसलिए मुझे आप जो है अपना सेक्रेटरी बना लो। क्यों हमने उनसे साफ कहा था, मैंने सब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, ये खबरें आ रही हैं, तो हम आपको सलाह देंगे, वैसे भी सलाह देंगे, इसमें कोई बोल नहीं। मगर उन्होंने कहा पद नहीं है। तो हमने कहा ठीक है सर, एमएसएमई में हम अभी आए थे, 1 साल में नई मिनिस्ट्री थी, आगे बढ़ाया है और तमाम सोच रखा है उसके बारे में। क्लस्टर डेवलपमेंट के हो, हर ज़िले में क्लस्टर बने, आगे बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लड़के हमारे ट्रेन कर स्किल डेवलपमेंट करके अपने आप खुद अपने एंटरप्रेन्योर बन जाए, वो उसको हम पूरा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो हो नहीं सकता। बात सही है कि रिटायरमेंट के बाद में आईएएस में वहाँ केवल 2 आदमियों को, कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को ही 2 एक्सटेंशन मिलता है, वो हमको नहीं मिल सकता था, उन्होंने मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि फिर से मैं प्लानिंग कमीशन में आया था, आपने मुझे प्लानिंग कमीशन में प्रिंसिपल एडवाइज़र प्लानिंग कमीशन बनाया था, उसमें मैंने पूरे देश के प्लानिंग के संबंध में आपकी बहुत सहायता की और आप उससे बहुत अवगत हैं और आप खुशी हैं कि आप मुझे कह रहे हैं कोई पद लेने के लिए। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये की थी कि सर प्लानिंग कमीशन में फिर से बोल दीजिए, फिर देखिए कि हमने क्या क्या योजना बनाई है और क्या योजना बना सकते हैं, और स्पेशली भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, वो भ्रष्टाचार को कैसे उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये माननीय हम मनमोहन सिंह साहब से कह रहे हैं, ये बताइए, कोई मनमोहन सिंह साहब ऑर्डिनरी आदमी तो थे नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर थे, डेड ऑनेस्ट थे। मुझे मालूम था कि उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, सब फर्जी हैं, और वास्तव में बाद में निकला कि उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप फर्जी लगाए थे लोगों ने, वो बिल्कुल झूठे निकले, और वो पाक साहब एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। सब लोग, इवन जी प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, वो लोग भी उनसे इकोनॉमिक मैटर्स में राय लेते हैं। तो मुझे बड़ा गर्व फील होता है कि उन्होंने ईमानदार आदमी की हमने हुआ, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, फिर भी उन्होंने
जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह देखते हैं, इलेक्शन कमिश्नर के ये क्या आते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाने के लिए ऑफर आया कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन जाओ। और जो मिश्रा जी थे वो जो देखते थे अपॉइंटमेंट वगैरह, कि माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन जाओ, तो मतलब आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो बन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन जाओगे। तो हमने उस समय तक ये निर्णय ले लिया कि जब ऐसी बात है कि हमको जो समाज सेवा करने के लिए मौका नहीं मिलने वाला है और नहीं देना चाह रहे थे, केवल अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो अधिकारी से तो रहते रहते हम बोर हो गए थे और खूब लड़े, संघर्ष किया। और उसके संघर्ष के बाद भी हर जगह जहाँ जहाँ रहे बहुत ही झंडे ऊंचे किए और शासन का गौरव प्राप्त कराया और खुद भी अपने को पाक साफ रहे। और हमारे ऊपर छींटा कसी की गई, तमाम शिकायतें करते थे लोग। उनमें सिस्टम बनाया कि जो शिकायत फर्जी करते हैं उनसे पहले एफिडेविट लिया जाए, तब अधिकारी के खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो ये सिस्टम भी हम ही ने बनाया। उसके बाद में तमाम अधिकारी जो अप्रिशिएट करेंगे कि उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ। अब जो फर्जी शिकायतें भेजा करते थे तो पहले कहते थे पहले एफिडेविट दो तब आपकी जांच कराई जाएगी। तो ये एक सुधार ये हुआ। दूसरा बाद में ये हुआ कि हमने कि मेरे साथ चले रहे, तो हमने कहा कि अब आपने अपनी ही पार्टी बनाएंगे। अब पहले हमसे ये कहा गया था पार्टी में आ जाइए। दिग्विजय सिंह साहब मेरे आगरा आए थे रिटायरमेंट के बाद में, राज बब्बर जी को उस समय इंक्लूड कराया था। हमसे पूछा कि आप भी आ जाइए। दिग्विजय सिंह साहब ने बहुत इज्जत करते हैं हम उनकी। उन्होंने कहा कि आके मेरे घर पे आए थे आगरा में। तो हमने कहा मैंने सर ऐसा है, हमने जो एक कल्पना की है वो ये जो होर्डिंग टंगी हुई है उस होर्डिंग में 5-6 पॉइंट लिखे हुए थे, और भ्रष्टाचार हटाओ, राजनीतिक अपराधीकरण बंद करो, परिवारवाद बंद हो, और एक दो और के सांप्रदायिकता कंट्रोल हो, संविधान पर कोई आँच नहीं आया, आरक्षण बचाओ। ये सब नारे लिखे हुए थे और लिखा हुआ था पार्टी का डिसीजन बाद में। तो उसमें भी दिग्विजय सिंह साहब कह के गए ठीक है, आप जो उस समय समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल होने वाला था, तो उन्होंने कहा तालमेल होगा तब भी आप आगरा से लड़ोगे और न हो तब भी लड़ोगे। मैं तो आगरा में हूँ, आगरा में पैदा हुआ, आगरे से मैंने BSc MSc किया है और यहीं पर इतने सालों से काम भी कर रहा हूँ। जाता आता हूँ तो यहाँ से गुजरते हैं तो लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारे समाज के लोग बहुत हैं, हमारे रिलेशन भी बहुत हैं, इसलिए आगरे से लड़ूंगा। तो आगरा संभव नहीं हो पाया कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि उस समय किसी और को, एक कोई इनकम टैक्स कमिश्नर लेडी थी शायद, तो उसको टिकट दे दिया, राज बब्बर जी ने दिलवा दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं। फिर हमने अपना अल्टरनेटिव जो बना रखा था पार्टी का, तो पार्टी अनाउंस की। और पार्टी जो है 2009 में अपनी पार्टी आदर्श समाज पार्टी से इलेक्शन लड़े थे। आदर्श समाज पार्टी का उद्देश्य वही है जो आज भी उद्देश्य है। 2009 में जो उद्देश्य दिए थे वो आज भी है। जैसे एक गाना बना था, ओ मेरे वतन के लोगों जरा सुन लो अपनी कहानी, जो हाल हुआ हम सबका है भ्रष्ट लोगों के कारस्तानी। भ्रष्टाचार को रोकने का प्रबंध किया जाए हैं। और ये का नेता बन गए अपराधी, अपराधी नेता बन गए। ये मेरे दिल को छूता है, आज भी छूता है कि जो अपराधी हैं आज समाज में अपराधी हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण पाते हैं, इनका नाम लेते हैं और अपराध करते हैं। इससे सारा समाज गड़बड़ा। ये हमने जिलाधिकारी के रूप में जब रहे थे तो अपराधियों को देखा था सिटी मजिस्ट्रेट बरेली से लेके सिटी मजिस्ट्रेट बरेली में, तो आप आश्चर्य करोगे खूब नकल होती थी वो, और बेईमानी करते थे, होटलों में खाना खा लेते थे। इमरजेंसी लगी थी जब हम 74-75 में, तो लड़के जो हैं जाके खाना खाते थे होटलों में, पैसा नहीं देते थे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। तो हमने सब बंद करवा दिया। और उसके बाद जो वो हुआ, नकल करने वाली बात आई, तो डिग्री कॉलेज में भी नकल नहीं होने दी और इंटरमीडिएट में भी नकल नहीं होने दी, और उससे बहुत पॉपुलर बने। और पॉपुलर बनने के बाद ये हुआ कि पूरा सेशन जो है नकल न करने देने की वजह से सेशन ही 0 सेशन घोषित किया गया। तो बाद में सब के सब परेशान थे। हमें भी दुख हुआ कि भाई कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, पढ़े लिखे लोग, मगर नकल नहीं करते, फिर भी उनके साथ भी अन्याय हुआ, हम महसूस करते हैं इसको। मगर सिस्टम ऐसा जरूर डेवलप हुआ कि उसके बाद में कोई नकल वकल करने की बात नहीं करता था बरेली में। तो बरेली में ये हुआ। दूसरा, हमने गरीबों के लिए जो काम करना शुरू किया वो बरेली से किया। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट थे, तो कोतवाली के पीछे जो झुग्गी झोपड़ी टाइप के जो बैठ जाते हैं ना बेचारे गरीब लोग, बरसात के दिन थे, जो बरसात हो रही थी, उस लेडीज़ भीग रही थी, तो वहाँ पर नगर निगम वाले लोग जो है वो फावड़ा वावड़ा लेके उनके झोपड़े वोपड़े थे उसको तोड़ने लगे। तो तोड़ने लगे, ठीक है, वो तो हम मानते हैं,
उसके बाद में हमने दरोगा से बुलाया एसओ को, ए भाई दरोगा जी इधर आओ जरा, यहाँ से नापो, मिडिल ऑफ द रोड से नापो और जितने भी आ रहे हों इस सड़क के 2 से 20 फीट से उनको सबको डिमोलिश करो। तो आप गरीब लोग तो बड़े खुश कि साहब ये तो कोई सिटी मजिस्ट्रेट ऐसा आया जिसने ये कर दिया। तो उसमें सब एकदम इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद कहे चंद्रपाल जिंदाबाद, सिटी मजिस्ट्रेट जिंदाबाद, ये वो करते हुए निकल गए और उनको वो सब नगर पालिका के लोग थे वो सब अपना ताम झाम लेके भाग गए। उसने आके, जो नगर पालिका का मेयर था वो बहुत पावरफुल नेता था कांग्रेस का, उसने आके मिस्टर भागुरा जी थे चीफ मिनिस्टर, उनसे आके शिकायत की कि आपने ऐसा सिटी मजिस्ट्रेट भेज रखा है, तो हमारा ऐसा कर दिया, ये कर दिया। तो वो बात कर गई, मगर उस समय भागुरा जी इतने अच्छे थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पूछा होगा शायद कमिश्नर से, डिविजनल कमिश्नर से, एस.एन. पंडिता थे कमिश्नर, तो उन्होंने कहा कि उससे बहुत बढ़िया ईमानदार अच्छा ऑफिसर है, आपका फिंगर चेयर। तो उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से मेरा ट्रांसफ़र तो किया क्योंकि नेताजी पीछे पड़े हुए थे, और मगर मुझे पोस्ट किया एडीएम ई बरेली। तो कहाँ सिटी मजिस्ट्रेट, कहाँ एडीएम ई, तो उसमें 100 रुपया वो मिलता था भत्ता, ज़्यादा मिलता था, इसमें सिटी मजिस्ट्रेट कम मिलता था। तो हमने कहा तो हमारी ईमानदारी करके एक प्रमोशन करके भेज दिया। और जगदीश शरण अग्रवाल साहब थे एक मंत्री जी, वो हमें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हमने उनके रिसेप्शन वगैरह हो रहा था, उसमें उनके पीछे लोग पड़े हुए थे, बरेली कॉलेज के गुंडे वुंडे सब पार्टी के लोग, झंडा उनके ऊपर माला डालने में उनके बुक्के बुक्के लगा रहे थे। हमने किसी तरह से उनको नहीं दिया, आराम से बिठा दिया, तो बहुत प्यार करते थे वो। और उन्होंने कहा कि नहीं चंद्रपाल साहब को वहाँ से फिर एडीएम ई के रूप में जब हुआ तो वहाँ की सड़कों सड़कों पर डाबर नहीं हो रही थी, वही नगर पालिका का आदमी फर्जी बिल बना करके भेजता था। तो एडीएम ई को पावर होती थी कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर वो रखें, उन्हें नहीं होने दें। हमने उसको नहीं होने दिया और ना होने की वजह से वो पीछे पड़ गया। जाके फिर भगोना जी के पास जो कर के आपने तो सिटी मजिस्ट्रेट से उसे एडीएम ई बना दिया, अब तो आपने जिले का मालिक बना दिया। और जिले का मालिक नहीं, सबसे बड़ी बात यह थी कि माता प्रसाद थे वो लखीमपुर खेरी में कलेक्टर थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ है डीएम बरेली। और जैसे डीएम बरेली हुआ तो उसके बाद उसको मौका मिल गया। अब यहाँ से भ्रष्टाचार की और जातीयता की बात आती है जो हमारे दिमाग में है। हमको बिना बात के 15 दिन हुए थे माता प्रसाद जी को आए हुए, हमको जो इस बात पे हटाया गया कि 2 चौहारों को 2 जगह 2 पोस्टों पे वहीं आगरे बरेली में क्यों रखा जा सकता, इनको ट्रांसफ़र करिए। माता प्रसाद तो अभी आए थे 15 दिन पहले और इसीलिए हम ही को अंतर्गत वहाँ से हटाया गया। तो जगदीश चंद्र अग्रवाल वगैरह ने कहा ये तो अन्याय है, कि साहब एडीएम पिलानी बन जाइए यहीं पर बरेली में। मैंने कहा हम नहीं बनेंगे, हम एडीएम ई हमारी पोस्टिंग हुई थी, क्यों हटाया जा रहा है बार बार जात के आधार पर। कि साहब एक ही जात के 2 लोग कैसे हो सकते हैं, ये देखिए आर्गूमेंट यहाँ शुरू होता है। यानी शुरू की सर्विस में ये अनुभव हुआ कि ये वाली बात हो रही है कि एक ही जात के 2 चंद्रपाल है और माता प्रसाद साथ नहीं रह सकते। और लोगों को बाद में अनुभव हुआ कि खूब रह सकते हैं, एक एक जगह 2-2 जगह अभी भी रह रहे होंगे, मगर चंद्रपाल को और माता प्रसाद जी को एक साथ रहने में लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। खैर मुझे हटा दिया। हटाने के बाद हम जो एडीएम ई मुरादाबाद बने। मैं आयम कहानी बता रहा हूँ कि कितने भ्रष्टाचार सर्विस के रूप में भी हमने कंट्रोल करा और लड़ाई लड़ी और हमें कष्ट होना पड़ा, झेलना पड़ा। तो मैं ये सब कुछ सुना के सुनाता हूँ कि आप देखिए क्या किस तरह से हमारा दोष क्या था किसी बात पे, तो वो भ्रष्टाचार ही था और जातीयता थी। तो भ्रष्टाचार हटाओ और जातीयता हटाओ, जातीयता खत्म करो, ये हमारा नारा इन्हीं चीज़ों से निकलता है। अब हम आए मुरादाबाद में एडीएम ई थे बनाए गए। एडीएम ई बनाए गए तो उस समय तक जो है इमरजेंसी लगी हुई थी। अब इमरजेंसी लगते ही हमको कंट्रोल करना था। एडीएम ई सब कुछ होता है। हमारे डीएम साहब थे एन.के. सब्रवाल साहब, वो तो हमेशा के ऑर्डर पास करते रहते थे। हमें DIR मिला था, तो DIR का मतलब छोटे मोटे जितने भी मुकदमे बातें होती हैं, वैसी गड़बड़ होती थी, उसको लोग पकड़ के बंद कर देते थे। तो हम उसको न्याय कराया, उनको ज़बरदस्ती किसी के लाइसेंस नहीं कैंसिल होने दिया। और लाइसेंस 2.5 लाइसेंस कैंसिल करने के लिए ऑर्डर आए, वो आप भेज दिया SSP ने। हमारे SSP जो थे वो त्रिपाठी जी थे, उन्होंने SBM त्रिपाठी, उन्होंने भेजा। हमने कहा मैं सर ये देख लीजिए, ये जो फर्जी जो है आरोप लगा करके इनका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, इनको कैंसिल करिए, इसको आप स्वयं देखिए और फिर हमारे पास भेजिए। तो वो लौट के आया नहीं कभी। 2.5 लाइसेंस नष्ट होने थे, नहीं होने दिया। तो एक ईमानदारी की झलक होती है कि जनता हमारे कमरे में छोटा सा कमरा था, उसमें आके खड़े हो जाते थे। एंड उसके बाद एक MLA साहब थे, वो चाहते थे कि रिवॉल्वर का लाइसेंस मिले, तो उनको लाइसेंस आए और चश्मा लगाए हुए कहते हैं MLA साहब थे, कुंवर साहब थे, बड़े थे, जमींदार बड़े
ऊंचे मालदार थे, सिनेमा विनेमा हॉल थे। कहते हैं हमको लाइसेंस, रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए। मैंने कि डीएम साहब देते हैं, आप उनसे जाके लीजिएगा। तो वो पर्चा एप्लीकेशन लेके वहाँ से गुस्से में तड़कते हुए निकल गए कि आप नहीं देना चाहते, मैं डीएम से ले लूँगा, मैं जाके ले लीजिए। वो डीएम के पास पहुँचे होंगे, हमने डीएम को कह दिया मैंने साहब ऐसे ऐसे एमएलए साहब आ रहे हैं, ये हमसे ये कह के गए कि हम ले लेंगे, तो ले लें, तो आप दे दीजिए देना चाहें तो। नहीं, उन्होंने कहा ठीक है मैं बात कर लूँगा उनसे। बात नहीं करी हमने, उन्होंने बात करी हो, हमने नहीं बात करी। अब वो आके वो आना बंद हो गया, तो मैंने चलो अच्छा 1 साल रहा मैं वहाँ, तो 1 साल तक आए ही नहीं। लास्ट में वो इतने एक बार ऐसे ही मौका मिला जहाँ चीफ सेक्रेटरी वगैरह आ रहे थे, तो वहाँ पर वो भी आ गए और फिर वो माफ़ी जैसी मांगने लगे। इधर मेरा बेटा बीमार था बड़ा वाला, तो उसको मुझे दिखाने जाना था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वगैरह में। तो फिर वो मित्र हो गए कि साहब चंदपाल जी मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, मैं उनसे कह दूंगा, वो ये करेंगे वो करेंगे, धन्यवाद बहुत बहुत। तो हम वो रहे ईमानदारी के, हमेशा वो रहे। फिर जनता के बीच में कैसे जाएँ, इमरजेंसी लगी हुई थी, बस जनता के बीच में जाने के लिए वही सिस्टम बनाया कि हम ब्लॉक में जाएंगे, सारे ज़िले के लॉ ऑफिसर जो हमारे साथ जाएंगे। और हमारी एक बैचमेट थी, एडीएम प्लानिंग थी, इंद्रानी सेन एक ही बेट थी, तो हम दोनों जाते थे। कुछ और एसडीएम था जो वहाँ पर भी जो एसडीएम था जो बड़े वहाँ का, तो वो भी साथ में जाते, तमाम अधिकारी जाते थे और उनसे हर एक से ये कहते थे जनता के सामने बताओ कि तुम्हारा विभाग क्या कर रहा है, तुम्हारे विभाग जनता को आज के ज़माने में क्या क्या फ़ायदा दे रहा है। तो वो बड़े विस्तार से बताते थे, तो जनता बड़ी सेटिस्फाइड थी। उधर गरीबी हटाओ अभियान था मैडम इंदिरा गांधी जी का अभियान, तो हम लोगों को मौका मिला कि उनको गरीबों की सेवा करें। तो जितनी भी ज़मीनें पड़ी हुई थी ग्राम सभा की, वो अभियान के रूप में आवंटित की गई हम लोगों ने। उनको जितने भी थी, गंगा के किनारे के तलहटी में जितनी ज़मीनें थी जो लेखपाल वगैरह खा जाते थे, वो सब रोक करके, भ्रष्टाचार बंद करके वो गरीबों को वितरित किया गया सैकड़ों। तो इतने प्रभावित हुआ यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन कि यहाँ से माता प्रसाद जी जो डेथ हो गई, गवर्नर बने थे वहाँ के, वो जो यहाँ के चेयरमैन थे अनुसूचित जाति आयोग वगैरह के, तो वो गए थे इंस्पेक्शन करने। महमूद भट्ट साहब चीफ सेक्रेटरी थे, वो भी मुरादाबाद आए थे और वो इतने खुश थे सब लोग कि हमको भी गर्व होता था कि हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे पहला नाम है और ज़मीन आवंटन के भीड़ में। तो आज भी लोग याद करते हैं। अभी गोरखपुर में हमको बुलाया गया था ना मुख्य अतिथि, तो इसीलिए बुलाया गया कि सबसे ज़्यादा काम हमने भूमि आवंटन के बारे में हमने किया है। फिर बाद में रेवेन्यू सेक्रेटरी बने तब भी किया बहुत ज़्यादा। ज़िले में रहे 2 जिलों में, सीतापुर गाजियाबाद, वहाँ गाजियाबाद में, तो उनमें भी हमने बहुत काम किया इस मामले में। तो इसलिए ये जो लगता था कि जहाँ भ्रष्टाचार के ऊपर हमने नकेश डालने की कोशिश की, तो पता लगा हम उल्टे ही ट्रांसफ़र हो गए। एक तो ये दिमाग में रहा कि भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, अन्यथा सर्विस में आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो अपना काम करना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं, सिंसियरली सब नहीं होंगे मगर ज़्यादातर तो नब्बे लोग जब आते हैं डीएम वगैरह बन के, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। तो मुझे गर्व है इस बात का कि मैं इसीलिए कि मैं ऐसी सर्विस में आया जैसे बहुत कुछ समाज सेवा करने का, सर्विस के साथ साथ समाज सेवा। क्योंकि मसूरी में ये कहा गया था आईएएस एन एजेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज। आईएएस समाज के सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकता है। वो मैंने देखा कि बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई और जहाँ जहाँ रहे हमने ऐसा किया। सीतापुर बाद में आए हम कलेक्टर के रूप में, तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचारी के आप देखिए, एक आदमी था जो कि इतना बड़ा भ्रष्टाचारी जिसका कोई ठिकाना नहीं। जितनी राशन की दुकानें थी सब उसके कंट्रोल में रहती थी, राशन नहीं बांटता था। और गुंडे बदमाशी में इतने ज़्यादा कि जिसको ठिकाना नहीं। मार्केट में मंडी थी, तो मंडी में किसी तरह के तौल नहीं सकता था। तो तौला एसोसिएशन तक का अध्यक्ष था कि जितनी जब तुलता था कोई, तो पहले 5 रुपये दो तब एक बोरी सी अनाज तुलता था। इतना टेरर था उसका और मरवा देता था। उसने ब्रॉड ले लाइट गोली चला करके किसी जज को, मुझसे मजिस्ट्रेट को मार दिया था। और तमाम करीब 100 केसेस थे। उसको जैसे ही मैं गया यहाँ सीतापुर में चार्ज लिया, तो 79-80 की बात है, तो जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वो आदमी था 4 बंदूकों के बीच में चलता था, बैठा हुआ हिमकाल सा आदमी 4 बंदूकों के बीच में चल रहा बैठा हुआ। तो हमने वो चपरासी से पूछा, हम गए थे डीएम लखनऊ से, सॉरी सीतापुर के लिए, यहाँ लखनऊ से जा रहे थे सीतापुर, तो रास्ते में वो निकलता हुआ दिखाई दिया। तो हमने चपरासी से पूछा ये कौन है, कि साहब ये बहुत बड़ा गुंडा है, बदमाश है और इसने ऐसे ऐसे मर्डर किए हैं, ये किया क्या। तो दिमाग में था कि अच्छी ऐसी बात है, बहुत ज़्यादा टेरराइज होगा कि हाँ। गुंडा एक्ट में चालान बड़ी हिम्मत से किसी एसपी ने किया था, हिम्मत ही नहीं पड़ती थी इसके खिलाफ कोई एविडेंस दे किसी भी हालत में। इलेक्शन होने वाले थे, इलेक्शन का समय आ रहा था, नोटिफिकेशन हो रहा था, तो और ज़्यादा उसकी बढ़ गई। एक दिन
मीटिंग हम लोग कर रहे थे, इलेक्शन कैसे पीसफुल हों, सब कुछ हो, इम्पार्शल हों, तो वो आया और उसके जो दुकानें जो थी इंस्पेक्शन करने में हमारे एडीएम वगैरह गए थे, तो उन्होंने किसी ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। हमने कहा वो जाँच वाँच तो डर के मारे कुछ देता ही नहीं था, मगर तब भी वो लिख लिया उसने कि साहब इसने परमिट फाड़ दिए हैं, सरकार के दिए हुए, शादी के विवाह के लिए होता है, परमिट फाड़ दिया है। और वो आ गया, तो फिर उसके बाद परमिट के आधार पे हमने अंडरलाइन किया, क्या कह दिया, कहा के अनुसार इसके लाइसेंस निलंबित किया जाता है। वो आ गया 8-10 गुंडों को लेकर के, भीम का शरीर का, आके कहता है कि साहब ये तो सीतापुर के जानते हैं कहानी, तो आके कहते हैं कि साहब आप नए नए आए हैं, कलेक्टर हैं, कैसे हैं, और आप मुझे जानते नहीं हैं, जोर से। तो मैंने कहा भाई ये कलेक्टर साहब का वो है ऑफिस, तुम्हारा घर नहीं है, चौपाल नहीं है जो इस तरह से जोर से चिल्ला रहे हैं, गेट आउट। तो फौरन एडीएम साहब वो जानते थे कि वो नहीं हटेगा नहीं, तो एडीएम उठे और एसएसपी थे मैनेजर पांडे, वो दोनों उठे, उसको लेके चल बाहर चल। मतलब इतना डर था उस आदमी का, क्योंकि उसने तो ब्रॉड डे लाइट गोली मार दी थी उसके मुझसे मजिस्ट्रेट किसी को सीता पर। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो बाद में वो गुंडा एक्ट में चालान पाया गया, तो हमने उसे गुंडा एक्ट में चालान पाने के नाम से उसके आधार पर कहा कि इसको एनएसए में बंद करना चाहिए, और बहुत से नए मुकदमे थे। तो कोई भी आप डर देखिए, जैसे कहते हैं भ्रष्टाचार अपराधीकरण, देखो अपराधी एक जो है सारे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह तंग किए हुए है, ये उदाहरण है बहुत बड़ा। जैसा मेरी तो सब रिपोर्ट पड़ी हुई है, कोई भी देख ले शासन में। तो उससे हमने कहा कि ये देखिए कैसे ये किस तरह की भाषा बोलता है। तो उसमें गुंडा एक्ट के अंतर्गत कलेक्टर ही उसका वो करता है, मुकदमे तय करता है। तो आए, बात में आई कि साहब आवाज़ आई, हमने कहा चपरासी कहता है फलाने को आवाज़ लगाओ, माननीय गुप्ता जी हाजिर हों। अब ओम प्रकाश गुप्ता नाम था उसका, गुप्ता जी जरूर लगाया। तो हमने कहा मैंने, भाई इधर आओ, तुम ये एक क्रिमिनल के बारे में ऐसी वो गुप्ता जी क्यों लगा रहे हो, हैं? तुम कहो गुंडा ओम प्रकाश गुप्ता हाजिर हो, ये आवाज़ लगा जोर से। तो जैसे हुआ 8-10 दिन मुझे हुए गए पहुँचे हुए, तो पता लगा कि तहलका मच गया सब पूरे, वकीलों में भगदड़ मच गई, कब नहीं चलेगा। तो हमने कैद लिख दिया, जब नहीं आया उसका तो नॉन अवेलेबल वारंट शुड बी इशूड। नॉन अवेलेबल वारंट जहाँ लिखा वो वकील सब सारे लगे, ऐसा आपके बाद मैं हाजिर करा दूंगा, फलाना कर दूंगा। ठीक है, मैंने तुम कह रहे हो तो हम मानते हैं। तो अवेलेबल वारंट में भी इशू, नॉन अवेलेबल की जगह अवेलेबल कर दिया। और फिर उसे वो कभी नहीं आया, नहीं कभी आने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर वो एनएसए में बंद किया, और बंद करने पर जो उसने दबाव डलवाया, मंत्री थे 3-3, 4-4 मंत्री थे, उनसे डरवाया, सबसे हमारी जान खतरे में, हमारे बच्चे की जान। छोटा वाला बेटा जो है ये वहीं पढ़ता था कॉलेज में, तो इसके साथ दरोगा भेजना पड़ा क्योंकि इसका इतना डर था कि कुछ ही मार सकता, हम हट नहीं सकते थे। हम इतना था डर, इतना अपराधियों से बुरे थे कि अपनी रिवॉल्वर, खुली हुई रिवॉल्वर, में आज कह रहा हूँ, खुली रिवॉल्वर वहाँ मेरी कार के पीछे रहती थी कि अगर मुझे मारने की कोशिश की इसने, तो मैं उससे पहले, क्योंकि मैं आईपीएस में रहा था 3 साल, इसलिए वो मुझे मालूम था कि अगर जरूरत हुई तो मुझे गोली चलानी पड़े तो मैं पहले इसे मार दूंगा। तो ये कौन कर सकता है, कौन सोच सकता है। फिर ऐसे गाजियाबाद में हुआ, गाजियाबाद में भी महाबदमाश गुंडा, मैडम इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, तो उसने भी तमाम संपत्तियां लूट रखी हैं, चारों तरफ घर है आस पास खाली करा के, और वहाँ माना हुआ बदमाश था, उसको खिलाफ भी कमिश्नर बोले कि इनको बंद करो तब हम जाने। तो उनके खिलाफ भी हमने ऑर्डर जारी किया, तो 4 मंत्रियों ने मुझे घेर लिया, कह रहे ऐसा मत करिए, ऐसे इनको मत भेजिए, हमारा क्या होगा। तो इस तरह के हमको झेलना पड़ा कि साहब ये है कि हमारे ये नेताजी हैं, वो यहाँ से कैंडिडेट होंगे, ऐसे हो जा। ये ढंग हमने देखे हैं कि किस तरह से कैसे ये किया जाते हैं। फिर मैडम का जो वो हुआ, मर्डर हो गया, असैसिनेशन हो गया, तब मैं लखनऊ में था। अब अचानक भोलानाथ तिवारी जी तो होम मिनिस्टर थे, नाम से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दे शुड नो इट कि ये सही है 100%। तो भोलानाथ तिवारी थे, तो चंपा तुम यहाँ हो, वहाँ पर ऐसी गोली चल गई है, उनके ऊपर गोली चलाई है किसी ने, तो अपना करो इंतजाम। तो मैंने वहीं से टेलीफोन किया कि कैसे प्रबंध किया जाता है जी। तो मैंने सारे एडीएम को सबको कह दिया कि मैं आ रहा हूँ ट्रेन से, और ये जितने भी जो मामला होगा उसमें किसी ने जिसने भी गोली चलाई है उसके परिवार वालों को देखो, उनको देखो कि वो किसी तरह सुरक्षित रहें और उनके ऊपर अटैक होगा नहीं तो। और ये वास्तव में हुआ, मगर मैं जाने में मुझे देर हो गई, प्लेन लेट हो गया, क्योंकि संजय सिंह और एक कोई यादव, वो भी सिंह थे,
अरुण सिंह थे। प्लेन लेट हो गया उनकी वजह से, तो हम उसमें पहुँचे तो 5-6 बजे दिल्ली पहुँचे। दिल्ली जैसे ही पहुँचे, मैं कार लेके आ गया ड्राइवर, तो पता लगा कि वो जो खबर आ रही है कि सैकड़ों आदमी मारा जा रहा है दिल्ली में, मैसाकर हो रहा है। तो हमने कहा भाई चलो जल्दी से चलो, जल्दी जल्दी पहुँचे। हम सीधे अपने घर में जा करके सीधे एसओसी के ऑफिस में बैठे और पूछा क्या हो रहा है क्या नहीं है। और हमने कहा ये सब अनाउंस करो कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कोई निकलेगा वो गोली मार दी जाएगी, इस तरह से सख्ती से कह दी। और 3 IAS ऑफिसर थे जो बाद में यहाँ, एक तो उसमें से चीफ सेक्रेटरी बना राहुल भटनागर, एक नील रतन था वो भारत सरकार में रहा, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह, वो रिटायर हुआ। ऐसे ही PCS ऑफिसर लेडी थी, वो भी यहाँ IAS बन गई। तो 3-4 ऑफिसर को इनकी ड्यूटी लगा दी और कह दिया कि आप अनाउंस करोगे, यही कहोगे कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोई निकलेगा तो गोली मार दी जाएगी, ये है वो है, सख्ती से करोगे। एक आदमी की कोई चोट नहीं आनी चाहिए, एक आदमी मरना नहीं चाहिए और कोई लूटपाट नहीं होनी चाहिए मेरे गाजियाबाद में। तो ये रात भर हम बैठे रहे। 3 बजे कमिश्नर और DIG आए, नाथूराम DIG थे, कमिश्नर हमारे BK गोस्वामी थे, आए रात में 3 बजे। और मैं बैठा हुआ था कोतवाली में, तो कहते हैं चंताल जी अब तुमने बहुत कंट्रोल किया है, बहुत अच्छा है, शाबाश। हम दे के शाबाशी दे के वो चले गए। पुलिस को मैंने कहा पुलिस तो भेजिए, कि पुलिस तो कहीं नहीं है, सब जगह लूट पटल हो रही है, तुम्ही ने कंट्रोल कर रखा है तो अपना करिए। सुबह आके चैन पड़ा, कोई नहीं, वो चले गए। उसके बाद में तब तक आर्मी बुला ली गई थी। आर्मी आते आते 12-1 बज गया और आर्मी को ऑर्डर दिया हमने, पहली तारीख को शायद ऑर्डर दिया था, हमने ये लिखित में ऑर्डर दिया कि ऐसे ऐसे है, कुछ खबर मिली है कि सिब्बनपुरा एक वो है गुरुद्वारा, वहाँ मशहूर गुरुद्वारा है, बहुत लोग हैं वहाँ, तो सरदारों के हैं वो लोग, उनके लिए वो उनके खतरे में, जान खतरे में है, क्योंकि बाहर के लोग 5-6 हज़ार लोग अटैक करने आ रहे हैं और जला डालेंगे गुरुद्वारे को प्लस मोहल्ले को। तो हमने ऑर्डर दिया कि आर्मी को, जो आदमी आया था ऑफिसर, वो और ADM लिख के दिया कि ऐसे ऐसे है, आई हियर बाय एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई हियर बाय ऑर्डर दैट इन केस देयर हैपेंस टू बी सम लॉस टू प्रॉपर्टी एंड, जान माल का कोई खतरा हुआ है तो उसके खिलाफ गोली चलानी पड़े तो गोली चला सकते हो, बट बाई प्रायर परमिशन। जनरली वो लोग कहते हैं कि साहब गोली चलवा दी, चीफ मिनिस्टर ने चलवा दी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो DM के ऊपर है, DM और मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट उसके ऊपर है, गोली चलवा दी, चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कोई आया, हवा में फायर हो गए तो भाग गए सब। 2-3 को नरेंद्र तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे, वो आगे पीस कमेटी की मीटिंग में आके देखा और लोगों ने कुछ चुंगी बुंगी करी के साथ GM साहब ने तो गोली चलवा दी। तो हमसे पूछा नरेंद्र तिवारी ने चुपचाप से, चंद्रपाल जी ऐसे आप DP करा दी। मैंने साहब अगर नहीं कराए होते तो सारा मोहल्ला जल जाता है, तमाम सरदारों को मैसाकर होता, तो क्या होता, इसलिए हमने वो करा। चुप, तिवारी जी चुप हो गए। कभी इतना प्यार करने लगे थे कि वो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया था, तब कहते हैं तो मेरे बेटे की तरह मैं तुम्हें लखनऊ बनाऊंगा DM। और फिर DM कुछ नहीं, एडल्ट एजुकेशन का डायरेक्टर बनाया और सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन बनाया। तो ऐसे लोगों के भी बातें हैं जो दिल में चुभती हैं कि एक बार आप कह रहे हो कि हम, आप मेरे बेटे की तरह, क्योंकि वहाँ तूफान मचा रखा था गाजियाबाद में। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, 1 साल के अंदर ट्रांसफ़र हुआ था, और जब मैं गया था वहाँ पर तो 45वें नंबर पर था उत्तर प्रदेश में, और जब मैं वहाँ से चला तो फर्स्ट था, पहले महीने से फर्स्ट हर आइटम में फर्स्ट आया, लॉ एंड ऑर्डर में भी फर्स्ट। और एक उसी दिनों में बीच में यहाँ भयंकर घटना हुई, एक सरदारों का वो था जगह, और ये कहते हैं नोएडा में, तो वहाँ पर एक मोहल्लों में सरदारों का घर था, बहुत बड़े, उसमें 14-15 लोग थे उसके परिवार के। वहाँ पर कोई गोली बोली चलाई, क्या किया, आग लग गई थी एक कोने में। लोगों ने गुस्से में आकर 20 हज़ार आदमी खड़ा हुआ है, और हम हैं और हमारा SB है छोटा सा चक्रवर्ती, और वो परेशान तो बेचारा, पहली बार देखा, हम तो IPS का अनुभव भी था हमें। तो हमने कहा, SDM कहता है सर वहाँ बन जाइए, नहीं तो आप यू विल बी लिंच्ड, वहाँ पर आपको जनता मार डाले। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा, तो मेरे साथ वो था बंदूकधारी, एक SP का है, हम 2 हैं और 2 हमारे ये पीछे रहेंगे, और लेट मी टैकल, बात करने दो मुझे। मैं गया तो बहुत से नेता टाइप के होते हैं ना लोग, आए, अरे साहब कलेक्टर साहब आ गए, कलेक्टर साहब आ गए, तो जोड़ी में हाथ डालने लगे और कहा कि साहब इन्होंने हमारी दीदी, उनका नाम ले रहे हैं, उनको मार दिया, इंदिरा गांधी जी को,
अब जो है इन्होंने गोली चलाई है, एक सरदार ने, तो और एक आदमी यहाँ मर गया है, और ये है इसलिए हम जला डालेंगे, मार डालेंगे। मैंने ठीक है, मुझे बात करने दो, और पहले तो तुम हटो, गोली चलाई है उसने अंदर से, तुम उनको पीछे हटो, नहीं और चलाएगा। अब बाद में उससे कहा, सरदार जो वहाँ बैठा हुआ था अपने मकान में, जिसमें आग लगी हुई थी एक कोने में, एक कमरे में, तो भाई तुम निकल के आओ और तुम्हारी सुरक्षा की व्यवस्था हम कर रहे हैं, तुमको फौरन जिन्होंने तुम्हारे ऊपर गोली चलाया, आग लगाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये टैक्ट की बात कर रहा हूँ, कितनी हिम्मत हम पहुंचे, फिर कितनी टैक्टफुली उन सबको, वहाँ से 14 आदमी थे उसके परिवार में, सबको सुरक्षित निकाला और कह दिया कि मेरठ भेज दिया गया, मेरठ भेज दिया गया, मेरठ में भेज दिया गया और सुरक्षित है। रात दूसरे दिन टेलीफोन आता है ज्ञानी जेल सिंह का, चंदपाल ने वहाँ से आया होगा होम सेक्रेटरी के पास, चंदपाल ने तो ऐसे लिक्विडेट कर दिया 14 परिवार है, उनको मरवा दिया। मैंने ऐसा तो नहीं है, कोई धरती बन नहीं। उन लोगों ने, सरदारों ने इतना सम्मान दिया, आज भी वहाँ ने उन्होंने इतना सम्मान करते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। जब मैं जाता हूँ तो पगड़ी वगड़ी बांधते रहते हैं, सरोपा देते हैं, करते हैं। बूटा सिंह के साथ भी, वो होम मिनिस्टर थे, उनके साथ भी हमारा स्वागत किया गया। उसके बाद जो ये बात निकली कि इनाम भी मिलना चाहिए, तो इनाम मिली, और जिले की बहुत सी बातें हैं जो करप्शन से डील करती हैं। मगर मेरा ट्रांसफ़र होना, इतने सब के बाद भी आप सब लोग, सारी जनता ये ध्यान रखे कि जो कहते रहते हैं क्या किया चंदपाल ने, तो मैं कहता हूँ कि तुम लोग बच्चे हो, हंसते हो, हैं, हंसी आती है कि इतने सब करने के बाद भी आप कहते हो हमने क्या किया। जनता की जान बचाई, जनता का प्रॉस्पेरिटी की, इंडस्ट्री लगवाई, काम करे, बहुत करे, टॉप किया हर विकास के कार्य में उत्तर प्रदेश में टॉप। अब कोई कलेक्टर, हमारे बैचमेट भी थे, पीके मिश्रा था कलेक्टर आगरा था, और भी थे, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो ये हुआ। और फिर छोटी सी बात पर किसी मिनिस्टर के लड़के को रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं, उसके व्यापारी था, उस भट्टा चलाता था, उसको लाइसेंस नहीं मिला। अब पुलिस रिपोर्ट भेजती है, उसके ऊपर डीएम लाइसेंस देता है। अगर उसने कह दिया कि नहीं है, इसका आचरण ठीक नहीं है और जो मजदूरों को परेशान करता है, तो उसको लाइसेंस देने का क्या औचित्य है, तो नहीं दिया। और वीर सेन जो वहाँ के लोकल मिनिस्टर थे, और वो महाराज जी क्यों बात नाराज है कि साहब, उसको व्यापारी जो उनका घर का आटा वाटा घर चलाता था और करप्शन में इन्वॉल्व हुए एक तरह से, उस आदमी ने मेरा ट्रांसफ़र करके नरेंद्र तिवारी के माध्यम से करवाया शुरू किया। उनके कान भरते थे, जब भी जाते थे वो कान भरते थे। तो उन्होंने कहा बेचारों ने, तिवारी जी ने, कि चंदपाल जी आप इतना अच्छा काम करते हो, हमेशा अच्छा है, मगर ये पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो मुझे नहीं मालूम, आप पूछ लीजिए। तो पूछने हुआ तो पता लगा कि वो कान भरता रहा कि साहब चंदपाल साहब से तो सभी नाराज़ रहते हैं, सारे नेता नाराज़ हैं, सारे व्यापारी नेता नाराज़ हैं। तो अब मैंने कहा, मैंने तो कोई काम ऐसा किया नहीं जो व्यापारी नेता करे, ईमानदारी की बात करते हैं। फिलहाल तुम्हारा ट्रांसफ़र तो हम कर ही देंगे इनके कहने से। मगर नरेंद्र तिवारी ने सुनने के बाद हमारा ट्रांसफ़र करने की बात करी, तो हमने कहा हमारा कोई दोस्त तो है नहीं, आप करना चाहें कर दीजिए। मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो 12 दिन तक गाजियाबाद में तूफान मचता रहा, और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खूब बोलते रहे कि ये तो जास्ती है, अन्याय है, ये है, वो है। और जिस दिन वहाँ से चला, उस दिन हाथी पर बिठा के मेरा स्वागत करते हुए ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ तक रेलवे स्टेशन तक पहुँचा। 12 जुलाई है, याद है, उसको निकाल के देख लेना अगर कोई निकाल सकते हो। 12 जुलाई में किस तरह का मेरा स्वागत हुआ, और स्वागत होने के बाद मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया गया। और आज भी मुझे गर्व है इस बात का। लोग कहते थे कलेक्टर कैसा हो, चंद्रपाल जैसा हो। आप लोगों की आवाज़ ये आती है कि चीफ मिनिस्टर कैसा हो, चंद्रपाल जैसा हो। तो मैं कहता हूँ भैया काहे को नौकरी से मुझे निकालना चाहते हो, अब तो नौकरी में नहीं हूँ, है तो अब तो कोई बात नहीं, निकालना चाहे निकाल दें। मगर ये मैं बताना चाह रहा था किस तरह से हमने झेला है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। बाकी और लंबा इतिहास है कि कैसे भ्रष्टाचार में कैसे हमने और लोगों के खिलाफ यहाँ कार्रवाई की, और उसमें ट्रांसफ़र हुआ। उसमें तो बड़े बड़े मंत्रियों के खिलाफ भी हमने लिख के भी दिया कि ऐसा ऐसा है। जैसे ट्रांसपोर्ट में था मैं, तो ट्रांसपोर्ट में रामवीर उपाध्याय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। रामवीर उपाध्याय के जो हमारे हाथरस के ही थे, तो उन्होंने कहा चंदपाल जी आप टुंडला के हैं, हम हाथरस के हैं, बड़ा अच्छा रहेगा। और एक बहुत हाई सिक्योरिटी प्लेट का, नहीं हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं, सहारनपुर का, या सहारनपुर दिल्ली सहारनपुर रूट जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए। तो हमने कहा ये संभव नहीं है। उन्होंने बड़ी कोशिश की, और उसमें फिर मुझे इनडायरेक्टली मेरे भाई वगैरह को क्या कि 80-90 लाख रुपए की रिश्वत दी। तो वो आरटीओ वहाँ गाजियाबाद का वही उपाध्याय था। तो वो आजकल मालूम क्या है, महात्मा है, वो हरियाणा में बैठता है
अपना बाकायदा वो चलाता है और प्रवचन देता है ईमानदारी। और उसने हर एक चीफ मिनिस्टर को, मुझे बताया गया, जो भी वहाँ रहे हर एक को, हर मिनिस्टर को उसने ऑर्गेनाइज कर रखा था। हमेशा काजियाबाद ही रहता था। अब हम नहीं कर पाए, हमने भी ट्रांसफ़र नहीं कर, हम कर ही नहीं सकते ट्रांसफ़र, मगर ये शासन से होता तब नहीं हुआ। और फाइनली वो जो है रिटायरमेंट, वो हमने कहा ये नहीं हो सकता, तो उसके बाद जो है हमने उनको उसको लिख दिया। गवर्नर साहब के यहाँ से भी आए थे लोग कि हम कहाँ से आए, कहा भाई साहब के यहाँ से आए। कौन भाई साहब? गवर्नर साहब। मेरे गवर्नर साहब को भाई साहब कहते हो तुम लोग? ये मुजफ्फरनगर सहारनपुर के लोग थे। मैंने ये सब नहीं, उन्होंने कहा प्राइवेट में बसें नहीं है, फलां नहीं। तो हमने फ़ौरन रीजनल मैनेजर को टेलीफोन किया कि भाई ये आए हैं लोग, इनके पास रोड बसें नहीं है, तुम ऐसा करो जितने भी मेरे डिवीज़न की बसें सब यहाँ लगा दो और वहाँ के लिए पूर्ति करने के लिए प्राइवेट बसें लगाओ, किराए पे लेकर प्राइवेट बसें को बढ़ा दो, जिससे इनकी प्रॉब्लम। मैंने भाई थैंक यू, आप जाइए। तो वो एक दूसरे देखो, इन्होंने तो हमारा प्रॉब्लम ही ख़त्म कर दिया। जो रुपया धंधा करने का काम हो रहा था वही ख़त्म हो गया। तो अब उसके बाद जो है ये आ गए रामवीर उपाध्याय जी। इन्होंने कहा को पहली भेंट में कहते हैं, चंद्रपाल जी वो जरा दिल्ली सहारनपुर रूट की फाइल जरा भेजिए। उसी आरटीओ ने मंत्री जी को बताया होगा। तो हमसे कहा मैंने साहब वो तो हमने मैडम को दे दी। मैं उस फाइल को लेकर मैडम के पास गया। मैं मैडम ये जो बहुत ही करप्शन की फाइल है और इसको किया जाए, उन्होंने रखवा लिया कि ये उसको पीएल पुनिया को मन देना। मैं रियल बना रहा हूँ जी, आई एम टेकिंग ऑन ओथ। तो कहते हैं कि ये उनको उसको मन देना, वो श्री कृष्ण को दे देना। श्री कृष्ण निकल के आ रहा था, हमने श्री कृष्ण हमारे अंडर रह चुका था एमडी यूपीएसआरटीसी का। तो उसने फ़ौरन कह दिया कि इसको इनको दे दिया, तो श्री कृष्ण को दे दिया। तो मेरी समझ नहीं आया, मैंने कि ये मायावती जी का निजी सचिव तो जो पीएन पुनिया है, ये कहाँ से आ गए। खैर कोई बात नहीं, पुनिया वजह से वो हमने उनको साफ किया। और उसमें बाद में पछताना पड़ा मैडम को भी कि मैडम के भी इसने फंसा दिया बुरी तरह से। तो ये वो आदमी, ऐसे लोग हैं बेईमानी से लिप्त जो है, उन्होंने अब ऊपर पहुँचते हैं। और हम जैसा आदमी जो सारे जीवन भर लड़ता रहा, अब उसमें हमारा क्या होना था, ट्रांसफ़र हो गया तीसरे दिन। यानी सही बात कहने पर तीसरे दिन ट्रांसफ़र, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट यूपीएसआरटीसी चेयरमैन से हटा दिया गया। फिर जीवन की और कहानियाँ बहुत लंबी हैं, उससे लेने की ज़रूरत नहीं, मगर कष्ट ये हुआ कि सबसे बड़ी बात ये महसूस निकली आई कि भ्रष्टाचार सबके खून में बसा हुआ है। भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स में, चाहे नेता हो चाहे कोई हो। और ऑफिसर तो बेचारे दूसरों के ऊपर आधारित रहते हैं, उनके खिलाफ कभी भी शिकायत कोई भी कर सकता है। तो ये कहा था कि एफिडेविट पहले ले लो तब उसकी जांच कराओ। तो उससे भी तमाम ऑफिसर्स को राहत मिली है। नहीं तो हर आदमी, एक माझी था, वो माझी ने शिकायत कर दी कि साहब ऑस्ट्रेलिया गए थे, ये अपनी बीवी को लेके गए थे, पैसा नहीं दिया, अपनी सरकारी सर्टिफिकेट लेके गए थे। जबकि हम हमेशा जब गए, दिल्ली से भी गए कई बार, 30-35 कंट्रीज़ में, सब जगह हमारे मैसेज गई हैं साथ में, टिकट लेके अपनी उनके लिए अलग है, हमारे लिए सरकारी है। मगर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उस पर आख्या दें। तो हमने ये क्या, कब तक आख्या देते रहेंगे आप हमें? ऐसे हम कुछ नहीं करेंगे, आप एफिडेविट लीजिए सबसे, फिर उसके बाद कभी नहीं। आप सिस्टम ये हो गया, बताते हैं यूपी में भी सब जगह कि पहले सरकारी अधिकारी के खिलाफ या किसी के खिलाफ हो, एफिडेविट ले लो, उससे पूछ लो और फिर जांच कराओ। उसके बाद अगर हो तो उसको जेल भेजो। तो ये सब सुधारात्मक कदम लिए। जनता से अप्रोच करने के लिए जब हम परेशान होकर, सरकार ने हमें क्या कर दिया, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया। और हमसे कहा गया कि 10 दिन रहोगे वहाँ। अब मैं वहाँ 3.25 साल रहा। बताइए आप, इसका मतलब एक चीफ सेक्रेटरी कह रहा है अपने सबऑर्डिनेट से कि तुम 10 दिन रहोगे, तो अब किसका विश्वास करेंगे? करेगा ना विश्वास। पता लगा चार्ज ले लिया, काम करना शुरू कर दिया और जांच पाँच शुरू कराई, तो सब भगदड़ मच गई। और हमने कलेक्टर्स को भी 10 गोल्ड मेडल दिलाए अच्छे काम के लिए, पैसे को लिए चेतावनी भी दिलवाई। तो ईमानदारी के साथ में बेईमानों के खिलाफ भी सख्ती करनी पड़ी और सख्ती हुई। हमारे मिनिस्टर साहब ने तो कहते थे, राजमंत्री थे वो, बधाई को रहने वाले, बोलते चंद्रपाल जी आपने तो मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों? कि जब मैं इसमें राजमंत्री के रूप में आता था तो केवल 1-2 ऑफिसर अपनी फाइल लेके खड़ा होता था, और आपने जब से चार्ज लिया है तो आप मेरे गाड़ी आगे पीछे चलती है, और साथ में जो है ये रुतबा हो गया जैसे मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। तो मैंने तो काम तो मैंने, धन्यवाद साहब, मैं तो सिंपल कुछ नहीं किया है। माननीय कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे अप्रूवल लिया है और वो एक टास्क फोर्स बना दिया जिले में। हर जिले में हर ऑफिसर को सत्यापन का काम करना पड़ेगा।
तो सत्यापन के काम करने पे बेईमान लोगों की बहुत पकड़ में आई, सारे अधिकारी परेशान हो गए, निकालने लगे, बहुत सस्पेंड हुए। पहली साल में ही जब जांच हुई शुरू हुई तो 25-26 हज़ार कर्मचारी अधिकारी सस्पेंड हुए थे। तो महसूस होता था कि ऐसा है, बहुत ज़्यादा है। फिर चीफ सेक्रेटरी ने कहा, हमारे वो चीफ सेक्रेटरी थे जो योगेंद्र नारायण साहब, कि चंद्रपाल जी अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कैसे काम चलेगा। मैंने अब अगले साल आपके जांच में ये सब भी चीज़ें नहीं मानेंगी, क्योंकि डर के मारे कोई गलत काम नहीं करेगा। तो आज सत्यापन की बात नहीं करते, जो सत्यापन कराते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, उसको भ्रष्टाचार की बात करना शुरू किया है। अच्छा लगता है। भ्रष्टाचारियों की जगह तो जेल होना ही चाहिए, ये तो इसमें कोई शक नहीं। कोई गलती है, अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था उसमें, सबका साथ सबका विकास, सबका भ्रष्टाचार ये दूर हो, ये करेंगे, भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस। वो हमने आदर्श समाज पार्टी बनाए तो उसमें यही अपने अनुभव रखे। नंबर 1 भ्रष्टाचार बंद करो, नंबर 2 राजनीति में अपराधीकरण बंद करो, क्योंकि अपराधी जो पलाए जाते हैं वो अधिकांश जो है नेताओं के शहर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो उनका संरक्षण पा के छूट जाते हैं। तो ये है दूसरा अनुभव। तीसरा अनुभव यह है कि हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, हिंदू मुसलमान झगड़ा करते हैं, और उसको कोई कहता है कि ये वो हो रहा है, समझौता हो रहा है, कोई कुछ कहता है। आज हर जगह देख लो, आज शिमला में देख लो, हर जगह देख लो, ये बातें आती हैं, तो इससे अशांति का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो जब ये सिस्टम लगा देंगे तो अच्छी बात होगी और अच्छा होगा। आज भी प्राइम मिनिस्टर बोले हैं वहाँ पर के साहब, वहाँ की ये जो प्लानिंग कमीशन में प्रिंसिपल एडवाइजर था झारखंड का, तो झारखंड में आज बोले कि सबसे बड़ी समस्या झारखंड में ये है, क्या है, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण एंड परिवारवाद और अन्य समस्याएं। ऐसे ही हर जगह वो बोले हैं। तो कभी कोई जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, ये हमारे होम मिनिस्टर ने भी कई बार कहा है, मगर जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन एक पार्टी के लोगों के खिलाफ ही नहीं हो सकता। आपका न्याय तभी दिखाई देगा जब आप सबके खिलाफ सही के काम करोगे। तो एनकाउंटर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसमें जो रियल बदमाश है और रियल एनकाउंटर हो रहा है तो करिए, कानून के अंतर्गत करिए। ऐसे नहीं कि महसूस हो कि सबको मार रहे हैं, लोगों को ये महसूस हो कि हमारे खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार महसूस होता है और यहीं से सब गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो हम समझते हैं कि साफ सुथरा जैसे बात कही जाती है वैसा होना चाहिए। और IAS ऑफिसर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर ऐसे होने चाहिए और इस तरह से व्यवहार करना चाहिए जिससे ये लग रहा है कि इम्पार्शलिटी हो, पार्सल नहीं, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी हो, पर सबके साथ बराबर का व्यवहार हो और समानता का व्यवहार हो, और साथ साथ में न्यायोचित बात होनी चाहिए। हर आदमी मिलने का अधिकार हो। तो हमने एक ऑर्डर जारी कराया था कि हर ऑफिसर 10 बजे से लेके और 12 के बीच में अपने कार्यालय में जनता से मिलेगा। और उसके बाद तहसील दिवस भी बनाए, उसमें तहसील में जाएंगे और तहसील में भी एक दिन, हर तहसील में 1 महीने में एक बार तहसील एक में जाए, दूसरे में जाए। तो वो एक्सेसिबिलिटी उसी के लिए कहा गया, तो जनता को मिलेंगे, जनता के द्वार पे उनको वो मिलेगी। तो प्लानिंग जो किया उसमें भी आप देखो, आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो पिछड़े लोग थे, गरीब लोग थे, उनके बारे में हम हमेशा आवाज़ उठाई कि इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और आवाज़ उठाई। जो लोग कहते हैं कि आपने आवाज़ कहाँ उठाई, मैंने आंदोलन, हम सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकर को कोई आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं, उनके खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं, मगर फिर भी हम कहते रहते। जैसे माननीय राजनाथ सिंह ने, किसी ने कह दिया ये अम्बेडकर महासभा से हम एक्टिव रहते थे, तो कह दिया कि साहब ये इसको बदला जाना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए, ऐसे आपसे में फूट डालो। तो राजनाथ सिंह ने ये करा के वो बना दिया, कमेटी बना दी, और कमेटी में कहा कि दलित, अति दलित और इनके समाज में बांटो, बैकवर्ड अति बैकवर्ड बांटो। सब अम्बेडकर महासभा के माध्यम से हम सेमिनार वगैरह करते रहते थे। उसमें कहते थे मंडल आयोग कैसे लागू करो, मंडल आयोग लागू करो। मंडल आयोग लोग जानते नहीं थे। आज आपके जो यादव साहब हैं उनको मालूम होना चाहिए कि उन पिताजी जानते हैं अच्छी तरह से कि हम नहीं होते तो उस दिन माननीय BP सिंह को बुलवा करके, मैडम बुलवा के लाई और फ़ौरन उसी दिन अनाउंस करवाया खड़े होके कि आप बोलिए। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के माध्यम से वो मंडल आयोग लागू हुआ। तो उन्होंने दूसरे दिन बुला के हमको कहा कि आप जो पोस्ट लेना चाहें ले लें, मगर मैंने
ईमानदारी देखिए। हमने कहा कि हमें क्या है, गरीबों के काम करने वाले हैं, आप जिसको चाहे दे दें। बहुत से लोग चाहते होंगे, मुझे तो अपना खादी में है तो रहने दीजिए, मैं उसी करूँगा। क्योंकि वहाँ पर मरे हुए जानवर खींचने वाले लोगों के साथ सताया जाता था, उसको हमने रेस्टोर किया और उसमें फिर बाद में बीच में ट्रांसफ़र करवा दिया। तो माननीय काशीराम जी के इंटरवेंशन से फिर हमें वहीं पर खादी में दोबारा पोस्टिंग करनी पड़ी। और ये भी एक चमत्कार है कि दोबारा कोई बहुत इम्पोर्टेंस पोस्ट नहीं है, मगर दूसरे दिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बुलाया कि चंदपाल योजना भवन में, कि चंदपाल कोई भी पोस्ट ले लो। मैंने साहब यहाँ गरीब आदमियों का है, मैं ये यहाँ काम करने दीजिए, उनको औरों को दे दीजिए जिसको देना है। ठीक है, वो मान गए। हमने कहा ये चीज़ हमारी एक मान जाइए, हर ज़िले में एक जीप होने चाहिए। और इस तरह से उन्होंने 40 जीप फाइनेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी वगैरह के आपत्ति के बाद भी 40 जीप खादी ग्राम उद्योग विभाग को दी। और हर जगह पे पीसीएस ऑफिसर की मांग की थी, वो भी उन्होंने नहीं किया। और तब खादी धीरे धीरे उसका नाम जिला ग्राम उद्योग अधिकारी रखा गया और फिर धीरे धीरे खादी को बढ़ावा दिया। प्लानिंग कमीशन में पहुंचे तो सारे देश के, सारे प्रदेश के लिए अच्छी अच्छी योजना बनी। तब तक मायावती जी जो चीफ मिनिस्टर बन गई थी। तो मायावती चीफ मिनिस्टर बनने से पहले की मैं कहानी सुनाता हूँ। इनमें जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के उनके बीच में टसल हुई, और उस समय जो मायावती जी को जिस तरह से लोगों ने कहा कि मानने के लोग में थे, सिलेंडर फोड़ने वाले थे, ये थे, मैंने तो देखा नहीं, मैं था नहीं, मैं देहरादून गया हुआ था। चीफ मिनिस्टर बनने की बात आ रही थी, ये जरूर कहा गया कि हमारे से कहा गया, लालजी टंडन जी ने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ। तो मैंने साहब मैं तो IAS ऑफिसर हूँ, मुझे क्या लेना देना पॉलिटिक्स से, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं अपना IAS ऑफिसर की तरह काम करूँगा। फिलहाल वो चीफ मिनिस्टर बन गई, तब हम जो है उन्होंने बुलाया और कहा कि आप जो है, आपको मैं उससे पहले माननीय काशीराम लाल जी टंडन ने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ, तो मैंने नहीं बना, किसी तरह से मैंने कर दिया। तो आज लोग सोचते हैं कि जैसे कुछ मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे आया हुआ है, मैं बता रहा हूँ। फिर उसका, और मैं ओथ से कह रहा हूँ, उसके बाद जो है हमको बनाया वो प्लानिंग सेक्रेटरी, रात में बुला के मैडम मायावती जी ने बुलवाया। और बुलाने के बाद 10:30 बजे मैं और मायावती जी आमने सामने बैठे हैं और वो कह रही हैं कि मैं आपको प्लानिंग सेक्रेटरी बनाना चाहती हूँ। मैंने कि मैडम हम मैडम कहते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को जैसे सर कहते हैं वैसे मैडम थी तो मैडम कहते हैं। मैडम मैंने कि हम कैसे बन सकते हैं, हमसे ऊपर बहुत से वो है, सीनियर ऑफिसर्स हैं, भाई है हमारे, वो लोग मेरी कहानी कैसे मानेंगे। प्लानिंग सेक्रेटरी का मतलब कंट्रोलिंग द ऑल ऑफिसर्स, हर एक को बनाना है, योजना बनानी है, कंट्रोल भी करना है, मॉनिटरिंग करनी है, योजना बनवानी है, फिर इम्प्लीमेंट कराना है। बहुत बड़ा काम है और मेरे साथ ही कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। और बात सही निकली, 8th 5 ईयर प्लान मुझे अकेला बनाना पड़ा। पूरे उत्तर प्रदेश का प्लान मैंने बनाया हुआ है और स्टैंडों से उससे करा के ऑफिसर से, प्लानिंग कमीशन से, यूपी से, और कोई नहीं। और अच्छी अच्छी जब चीज़ें बनाई, उसी में शेड्यूल कास्ट सब प्लान बनाया कि भाई उनकी जो योजना है उनके पॉपुलेशन के बराबर उन पर खर्च होना चाहिए। हाउसिंग कमिश्नर बने थे 86 में, तब कहा गया कि कितने मकान मिलते हैं कि 2.5%। तो 2.5%, 20 साल के हाउसिंग बोर्ड के इतिहास में केवल 2.5-3% मकान मिले थे। तो हमने कहा इनको पैसे से भी मकान नहीं देते, तो मकान इनको मिलना चाहिए। तो हर हालत में उनको 21% मकान आवंटन शुरू हुआ। जो आज हाउसिंग बोर्ड, जितने भी हाउसिंग बोर्ड से बैठे हुए लोग हैं, मकान लिए हुए हैं, उनको चंद्रपाल को धन्यवाद देना चाहिए। राधा ने धन्यवाद की जगह क्रिटिसाइज करना, सुनने की बात जरूर आती है कि उन्होंने क्या किया, सर्विस में क्या करा है। ये मैं आज अपना समय बर्बाद इसलिए कर रहा हूँ कि ये देख ले, सुन ले, और जो टीवी वाले बैठे हैं इनको भी मालूम होना चाहिए, और इसको सर्कुलेट करिए। और चैलेंज है, एक शब्द भी कोई गलत नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो है, उसके बाद जब हार गया आगरा से लड़ा इलेक्शन, अब पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो फौरन ही लालजी टंडन ने कहा, चंद्रपाल जी हम तो आपको चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, आप तो हार गए, जनता ने हरा दिया। मैं बहुत अच्छी बात है, उनको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। पॉलिटिक्स में आगे कितना सक्रिय है? देखिए ऐसा है, राजनीति का जहाँ तक संबंध है, सबसे पहले हमारी राजनीतिक यात्रा, हमारी नहीं, हमारे परिवार की राजनीतिक यात्रा, हम बैठे हुए थे राजभवन कॉलोनी, 25 राजभवन कॉलोनी में। हमारे श्री BP सिंह साहब ने मंडल आयोग वगैरह लागू कर रखा था। तो 71 में वो जब आए तो उनके साथ रहते, उन्होंने हमारे घर पर ले आए और ये बात आई, बातचीत करते हुए नाश्ता हमने खिलाया उन्हें। तो वो कहने लगे, चंद्रपाल जी आप तो अभी बहुत आइए सर्विस कर रहे हैं, ये 95 की बात है, 95 में, 93, 95, 97, 1971 में इलेक्शन लड़ी थी। तो इनको हमारे साथ कर दीजिए, हमारी पार्टी से लड़ लेंगे, क्योंकि उस समय उनकी पार्टी जनता दल राज कर चुकी थी और तो बेस बन नहीं पाया था ज़्यादा, मगर फिर भी
तो उन्होंने कहा कहाँ से, हमने कहा कहाँ से लड़ेंगे, हमने वाइफ से कहा मैं ठीक है तुम सीतापुर से लड़ लो क्योंकि हम बड़े पॉपुलर रहे हैं वहाँ से भी ऐसे ही वो बदमाश को ट्रांसफ़र करने से या वो करने जेल भेजने के बाद हमारा ट्रांसफ़र ज़रूर हुआ। और 3 साल तक बंदूक राइफल लेके मेरे साथ लोग आगे चलते थे, क्योंकि नहीं तो ओम प्रकाश टाइप का वो मरवा देता, यहाँ तक जान के खतरा था। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी से कहा कि साहब आपने बदमाशों को बढ़ावा दिया, तो वो कह दिया सिंपल चंद्रपाल जी हम तो बुद्ध भगवान की तरह कार्य करते हैं, जैसे उंगली माल को उन्होंने माफ़ किया था वैसे हमने माफ़ कर दिया। मैं बहुत अच्छा था, किसी दिन ये प्रदेश में यही क्रिमिनल्स खराब माहौल पैदा कर दें, ये हमने कहा उन्हें, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं हम इसको सुधार करके जी तो ये जो आप बता रहे हैं, हम कह रहे थे कि सक्रिय कैसे है? सक्रिय कैसे, तो सक्रिय हुए तो उन्होंने कह दिया तो आप टिकट मिल गई 1971 में, तो काफ़ी प्रचार किया गया। उन्होंने बेचारी ने खूब यंग थी तो हर गांव में हर घर में उनकी बात ये थी, उन्होंने पॉलिटिक्स सिखाई है, कोई लेडी जानती नहीं थी, शी वाज द फर्स्ट लेडी। तो वो गई और जाती थी, हर घर में जाती थी, पूरे इसमें मिस्र तहसील से लड़ी थी, तो घर घर जाती सितौली, अभी भी उनको बहुत सम्मान करते हैं। तो वो हार गई 1971 में, क्योंकि मैडम राजीव गांधी जी को हत्या कर दी गई थी, उससे इलेक्शन पोस्टपोन हो गए, तो वो लड़ गए, हमारे साथ ही चले गए थे गांव में, वो हार गए। दूसरी बार 5 साल बाद फिर होना था 71 को, तो 1971 और 1976 में होना था। 1976 में जब होना था इलेक्शन, तो मानवर काशीराम जी ने कहा, हमें नागपुर में थे कि चंद्रपाल जी आप हमारे साथ आ जाइए, हम तो आप ही के साथ हैं, आप ही के लोग मैडम जो हैं लोग जो परेशान करते रहते हैं। नहीं आपके बाद बिमला जी को बिमला और हम और मानवर काशीराम 3 ही लोग थे कि इनको ही टिकट देंगे, और नागपुर के ऑफिसर थे सब हटा दिए सर्किट हाउस में, और उन्होंने कहा मगर वो टिकट उनको नहीं दी, हम लोग इंतजार करते रहे। तो वो फिर उसके बाद कैसे करें क्या करें, तो एक रामाश्रय वर्मा जी ने और इधर जनता दल ने टिकट काट दी, और जनता दल ने टिकट काट करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी को दे दी, तो वो मुलायम सिंह यादव जी ने अपने किसी और को दे दी, तो हमारी मिसेज के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। वो उसके बाद बड़ी दुखी हुई कि बिना बात के हमारे घसीट लिया पॉलिटिक्स में, हमसे कोई मतलब नहीं था, मगर वो हार गए। तो फिर 90 क्या करें, तो ये बात हुई, सलाहकार बीपी सिंह साहब ने कह दिया कि अरे भाई जैसे खेत जोतते हैं, तो उन्होंने भी, हम ऐसा तो नहीं था कि आउट ऑफ टर्न करके कोई उनको दे देते, पद दे देते, नहीं दिया। मुलायम सिंह यादव जी ने भी उनको कुछ नहीं दिया। 2 बार इलेक्शन लड़ाने के लिए टिकट खुद अनाउंस किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रात के 10:30 बजे हमको जगा करके कहा, बिमला जी कहाँ, मैं सो गई, कि जगह जगह मुझे बात करनी है। तो बात करी गई कि आप वहाँ से हाथरस से लड़ लो, ये 2004 की बात। तो उन्होंने कहा हम तो लड़ चुके हैं पहले से, आपकी पार्टी से भी लड़ चुके हैं, खुर्जा से शायद लड़ी थी, हाँ खुर्जा से 99 में खुर्जा से लड़ी थी, कि ठीक है तो उनको दे दी। तो वो वहाँ से हार गई। वहाँ फिर तुम तो वहाँ कलेक्टर गाजियाबाद रहे, सब प्रधान जानते हैं जीत जाएंगी। अरे जो नई जगह थी उसको छोड़ के पुरानी जगह से हटा के यहाँ सुशीला सरोज को दे दिया, और वो जीत गए। तो बिमला की कमाई जो दूसरे खा गए, दूसरे लोग बन गए। ऐसी टूंडला में ऐसे हुआ, वहाँ पर भी ये हुआ उनके साथ। तो पता नहीं क्या हमसे क्या ऐसी दुश्मनी है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा भी ऐसे ही किया गया, उनके भैया के द्वारा। तब तो कहते हैं कि बिमला के अलावा नहीं कोई जीत पाएगा, और फिर बाद में एक दिन भी झांके नहीं, क्या राम गोपाल यादव है क्या है, हाँ। और कहते हैं उन्होंने कहा चंद्रपाल जी राम गोपाल यादव कह रहा उसके बिना तो कोई जीत ही नहीं पाएगा। अब वहाँ पर जिले का नाम बदल दिया, गोली चलवा दी वकीलों पे, सब कुछ हो गया, तो कैसे जाएगा। और फिर जो जाटों का और इनका जो तालमेल था, अजीत सिंह का इनका, वो खत्म हो गया। तो बिमला हार गई फिर बेचारी, तो मेहनत करके बिना बात, और उस घुटनों में दर्द होगा, उसी समय से घर घर जाती थी। तो आज वो बीमार सी हैं घुटने के चक्कर में, इसी वजह से। और फिर इन्होंने कभी सोचा तक नहीं, ये भी तो दुख होता, अभी भी पार्टी में है। वैसे कहते हैं नेताजी आपके अखिलेश यादव जी को, बिमला जी तो हमारी पार्टी में है, पार्टी में तो कोई पद दिया होता, कोई कोई पूछा होता, फिर मतलब एमपी का इलेक्शन के लिए पूछ लिया होता है। हमसे ज़्यादा कोई एक्टिव रहा हो इस समाज के बारे में तो हमें बताए, कौन नेता जो हमसे ज़्यादा समाज में रहा है। जात के नाम पे भले कोई उछलता कूदता रहे, पर ऐसे इन जनरल हमने, हमारे बराबर तो किसी ने काम नहीं किया। मंडल आयोग लागू करवाया वीपी सिंह साहब से कह के, मंडल आयोग से और तमाम योजनाएं होती थी। EWS की बात आती है, वो भी हम लोगों ने सजेस्ट किया कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे। रामविलास पासवान जी थे, लालू यादव जी थे, सबको हम सलाह देते। यहाँ तक वो सारे SR बम्बई साहब ने कहा
तो चंद्रपाल जी ने को समझाई कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हम प्राइम मिनिस्टर के बड़े नज़दीक हो गए वीपी सिंह साहब के, यहाँ तक कि लास्ट मोमेंट तक हमने कर दिया। राष्ट्रपति जी को तुमने देखा था कि राष्ट्रपति जी का नंबर पड़ा हुआ है, उसने देखा था लड़के हमारे अभी भी अभी भी सेव है, क्योंकि वो डायरेक्ट 10 मिनट पहले कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उनसे कि साहब आप प्रेसिडेंट बन जाइए, प्राइम मिनिस्टर आपको कोई बनाएगा नहीं, प्रेसिडेंट बन जाइए, और बन गए। तो हम तो, और फिर हम कभी मिलने नहीं गए कि हमको ये दे वो दे दे। हाँ, अब लोग कहते हैं कि हाँ वो तो हमारे वीआईपी हैं। अब ये क्या बात होती है, जब मालूम है आपको कि हम अपनी पार्टी के अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे हारते रहे हारते रहे हारते रहे, मेरी जनता हरा दे। मेरा सिद्धांत है, अगर कोई हराएगा, कोई पार्टी लेना चाहती है तो बताए कि राजनीतिक अपराधीकरण बंद होना चाहिए उनकी पार्टी में, अपराधियों को क्यों टिकट दी जानी चाहिए, साफ सुथरे आदमियों को नहीं पाल देते। यंगस्टर्स को टिकट दीजिए, जो यंगस्टर्स आने वाले हैं लड़के जवान में, वो जवानी के जोश में काम करेंगे, मगर सिद्धांत वही होना चाहिए कि अपराधीकरण क्यों, भ्रष्टाचार क्यों, ये सब होना चाहिए। जो केजरीवाल है तो हमारे बाद में आई थी, पार्टी बनाई थी, और वहाँ पर हैं 13 में बनाई, हमने बनाई थी 2009 में, 9 में बनाई, लड़े थे इलेक्शन में, और उस समय हमारे साथी लोग थे आगरा के, कहते साहब ये तो आप ही के सिद्धांत है, भ्रष्टाचार फलाना फलाना। मैंने ये जो है कि इनके साथ चले जाइए, मैंने ये जेल जाएंगे। आज वो पक्का हो गया, जेल गए और अभी भी फड़फड़ा रहे हैं। अब जेल का धब्बा लगा हुआ है, भ्रष्टाचार का धब्बा हुआ, कहते हैं। अब पूछ रहे हैं कि क्या मैं भ्रष्टाचारी हूँ, क्या मैं भ्रष्टाचार हूँ या ईमानदार हूँ। अरे किससे पूछ रहे हो, तुम अपने दिल से पूछो कि तुमने क्या किया, क्या वायदा किया था और क्या क्या आपने किया, करके दिखाया। एक है, आखिरकार गवर्नमेंट ऐसी तो है नहीं कि सबके साथ है, अन्याय हर एक हो रहा। इतने आपके नेता सब जेल चले गए, सब के सब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुँच रहे हो, और आप अपनी शाबाशी दिखा रहे हो जनता में, हम बहुत बड़े ईमानदार हैं। जो कि मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को तो कभी भी मैं तो नहीं माफ़ कर सकता, क्योंकि ये माफ़ योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों ने सर्विस का भी नाम बदनाम किया। अब सर्विस में नेता बन गए, अब वो कहते हैं कि ये सर्विस में आए हुए नेता लोग जो हैं नेता बन जाते हैं, उनके लिए एक तो सबको ये होता है कि ये कैसे आ गए हमारे क्षेत्र में, हमारा नेतागिरी का तो हमारा ही है, हमारा ही अधिकार है, तो ये ऑफिसर्स क्यों आ गए, इसलिए आ जाते हैं। हर बार हारते हैं, अरे साहब ये तो नेता रहे तब कमाते खाते रहे, एक छूटता ही बोलता है, वो नेता रहे तब कमाते खाते रहे और अब भी कमाने खाने के लिए आ गए। तो हम कहते हैं चैलेंज है किसी को, कोई माँ का लाल बता दे कि हमने एक पैसा किसी से इस तरह के लिया हो अपने पर्पज़ के लिए, कि अपने रिश्वत के रूप में, कोई काम कराने के रूप में काम किए हैं, हमने अपने लिए एक पैसा नहीं दिया। जो होगा समाज के लिए, जो हुआ इलेक्शन के समय कुछ ने दिया होगा, वो भी हमने छुआ नहीं, जैसे अपने हाथ से नहीं, तो हम नहीं लेंगे। तो बहुत सी बातें हैं, तमाम हम पॉलिटिक्स में मार खाए हैं, नेतागिरी में के चक्कर में हम सर्विस में भी मार खाए, नहीं तो आराम से होगा। ये तो भारत सरकार में अच्छा हुआ, माननीय अपनी जो वो हैं अध्यक्ष थी कांग्रेस की, उनके ज़माने में और मनमोहन सिंह के ज़माने में हमको जब पूछा गया था कि चंपा कोई भी पोस्ट लो, हमने कहानी बता दी तुम्हें, तो हम न होते, वो नहीं लिए होते तो हम प्लानिंग कमीशन में नहीं गए होते। और प्लानिंग कमीशन में जो हम गए हैं तो कोई कितनी योजनाएं बना के दिए हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। हर चीज़ एमएसएमई आज चिल्ला रहा, हर स्टेट और चंद्रपाल के ही ब्रेन है। चंद्रपाल ने शुरुआत की, चंद्रपाल के बाद ही वो चल रहा है और आगे बढ़ सकता है। उसमें हमने कहा है कि क्लस्टर बनने चाहिए, कि 10 लड़के हों, चाहे 20 लड़के हों, 50 लड़के हों, वो सबको ट्रेनिंग दिया जाए और ट्रेनिंग ज़मीन दी जाए, ज़मीन देने के बाद फाइनेंस दिया जाए फ्री में विदाउट गारंटी, तो वो आगे बढ़ेगा। जो हमने चाइना वगैरह में देखा वो करें, तो अगर तुलना करेंगे उसे तब विकास होगा वास्तविकता। तो इसलिए ये बहुत लंबी कहानी है, हम कोई सुस्त नहीं है, ये मैं अपने भाइयों को बता देना चाहता हूँ। मैं सुस्त नहीं हूँ, मरते दम तक मैं अपनी पार्टी नहीं बंद करूँ, ये बात सही है। चाहे मुझे कोई पसंद करे, चाहे मुझे एमपी बनाए कोई भी नेता और न बनाए, कोई चिंता की बात नहीं। मेरे फादर संघर्ष करते हुए मर गए, मैं मर जाऊँ तब भी मुझे कोई चिंता नहीं। मैं जनता की सेवा के लिए पैदा हुआ हूँ और जनता की सेवा करूँगा और देश की सेवा करूँगा। देश की सेवा, भ्रष्टाचार हटाओ, अपराधीकरण बंद करो, सांप्रदायिकता खत्म करो, परिवारवाद पर कंट्रोल रखो। ये सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक ये देश में कोई उन्नति होना संभव नहीं है। हवाई बातें भले कर लें, भाषण देने भले कर लें, वहाँ करके दिखाएं। योजनाएं वो सब खत्म कर दी, उन्हीं को करके दिखाएं। प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया, इसमें हमने सुपास के लिए, बैकवर्ड के लिए सब योजना बनाई थी, कहाँ है वो, कुछ भी नहीं है।
स्कॉलरशिप मिलता था वो भी नहीं है। अब स्कूल गांव में हमने खुलवाया था, वहाँ खाना बनाने में बच्चे लगे रहते हैं, कोई खाने में लगे रहते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। मेरे गांव की बात कर रहा हूँ मैं, जूनियर हाई स्कूल बनाया, प्राइमरी स्कूल बनाया, टूंडला में तहसील बनवाई, ब्लॉक बनवाया। ये अपने क्षेत्र की बात है। जैसे किसी ने कहा था एमएलए साहब हम क्या करें, ये तो सब चंदपाल कर लेते हैं, पत्थर उनके नाम से लगता है। तो कल्याण सिंह ने फटकार के भगा दिया उसे कि तुम पहले देखो ना उन्होंने क्या काम किया, उनकी सहायता करनी चाहिए, तुमको साथ उनको सलाह लेनी चाहिए। डांट के भगा दिया। इतना काम किया फिर भी हमारी मिसेज को हरा दिया लोगों ने। तो दुर्भाग्य है हमारा, हम लोग हमें वो नहीं समझते इतने काबिल। ठीक है, मगर हाँ यह ज़रूर है कि हमने एमएससी किया 19 साल की उम्र में, और 19 से 21, हाँ 19 में तो वो आ गए थे, आईपीएस 21 में हो गए, 21 में आईपीएस हो गए, 19 में प्रोफेसर हो गए। 2 साल प्रोफेसर रहे, 3 साल आईपीएस रहे, फिर 36 साल आईएएस रहे, और फिर उसके बाद नेतागिरी कर रहे हैं। और इतने 75 76 के हो गए, इतना कोई है क्या, इतना पढ़ा लिखा है क्या? अगर पढ़ाई लिखी की कोई कदर है तो पहले बताइए कि हमने एमएससी किया, पीएचडी किया, थ्रू आउट टॉपर रहे। ऐसा भी नहीं कि हमने किसी के दया कर्मों पर, गलत होता था, इंटरव्यू में कम नंबर मिले थे, इसलिए हमने कहा कि कोई बात, तभी हमने टॉप किया था अपने उसमें, लोगों में अपने उसमें। तो टॉप और जनरल में भी टॉप कर जाते अगर इच्छा नहीं होती। इंटरव्यू में हमको केवल 35% नंबर दिए थे, हरी सर माता को 35% नंबर दिए थे, जबकि टॉप रिटर्न में 50 में 49, हाँ इतने नंबर मिले। तो 86, 83%, 93% ये मिले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। बता, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के विद्वान बनते हैं ना, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन समीक्षा क्यों ये हमने शुरू किया था। और यहाँ पर वकील आए थे जो बड़े ऊंचे वकील हैं, उनसे कहा था ना कि ये बताइए आप कहाँ लिखा हुआ है कि संविधान में समीक्षा की जानी चाहिए। तो हम आज सोचते हैं, लोग उसी को बोलते रहते हैं, उसी को बोलते रहते हैं, वो समझते हैं हमने बहुत बड़ी कमाई कर रहे हैं। अरे एमएलए बन जा, तुम मिनिस्टर बन जा, मेरी दुआएं सबको, मुझे कुछ नहीं, मगर करके तो दिखाओ। है जी बिल्कुल, हंगामा बना रहता है, एमपी एमएलए मिनिस्टर बैठे हुए हैं आराम से, क्यों? जनता को क्यों परेशान करते हैं? ठीक है, ओके भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।